बीपीएससी 69वीं की कड़ी में आज हम लोग करेंगे इंडियन सॉइल अर्थात भारत की मिट्टी के बारे में। थ्योरी होगा, इसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर आप भी कर रहे हैं बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी, तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से, कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। हम करते हैं आपके तैयारी को मजबूत और रिविज़न के साथ साथ हम उस प्रिपरेशन को बनाते हैं बेहतर। तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सॉइल्स को, भारत की मिट्टियों को। जो पहला स्लाइड्स है ये है भारत की मिट्टी और इसके प्रकार के बारे में। मिट्टी भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत होती है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडन से होता है और उनमें वनस्पति और जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मिट्टी का रूप धारण करती है। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। भारत की मिट्टियाँ, ये है आज का हमारा टॉपिक। हम कर रहे हैं भारत की मिट्टी और इसमें हम लोग करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टियों को जो अलग अलग 8 वर्गों में विभाजित किया है, इन मिट्टियों के बारे में। फिलहाल हम लोगों ने बात की है मिट्टी के परिभाषा के बारे में। अब हम लोग चलेंगे मिट्टी के 8 वर्गों के बारे में। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन ये कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप बीपीएससी 69वीं के लिए जो प्लेलिस्ट बनी है आप उसे देख लीजिए। कल से हमारा प्रयास होगा कि हम लगभग 2 वीडियो डाल दिया करें, जिससे कि प्रिपरेशन का जो अब बहुत कम समय बचा है इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाए और समय का सही उपयोग हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, पर्वतीय, दलदली, मरुस्थलीय और लवणीय मिट्टी। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में करेंगे बात। हम लोगों ने इसके पहले साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा हम बीपीएससी के लिए प्रैक्टिकल कुछ स्ट्रेटजी के बारे में भी बात किए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, और इक्वली रूप से, हालांकि हर लोगों की स्ट्रेटजी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये इक्वली रूप से सभी को हेल्प करेगी। तो आप वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें सेल्फ मूल्यांकन कैसे करना है इसके बारे में चर्चा की गई है। हर वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं हम, और उससे ये एक अंदाज़ा लगता है कि हम कितना % अपने सिलेबस के अनुसार इस वीडियो में बने रहें। तो सिलेबस के अनुसार बने रहने का भी पता चल जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करके एक तरह का कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। आप चैनल के साथ जुड़े रहे और आप इन सारे वीडियो को प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे और पढ़ेंगे इन मिट्टियों के बारे में अलग अलग से। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ये 4 मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक तो जलोढ़ मिट्टी होती ही है, इसके बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। भारत की जितनी भी मिट्टियाँ होती है उनमें आपको मुख्य रूप से 3 तत्वों की कमी मिलती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सारी मिट्टियों में यही कमियां मिलेगी, लेकिन प्रायः ये 3 तत्वों की कमी होती है। ह्यूमस को पहले अगर हम लोग समझते हैं तो ह्यूमस भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है जो पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने के कारण जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। यानी ये भूरे रंग का एक पदार्थ है जो पेड़ पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने विघटन के कारण बनता है, विघटन के जरिए बनता है, यही होता है ह्यूमस। तो भारत में जो 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ये सभी मिट्टियों में मुख्य रूप से 3 तत्वों की कमी देखने को मिलती है। ये ह्यूमस का चित्र आप बगल में देख पा रहे हैं। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आप टेस्ट्स वगैरह लगाते हैं, और ये एक बढ़िया तरीका होता है खुद को एवेल्युएट करने का भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज बहुत उन्नत प्रकृति का मिलेगा और इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी 2 मॉक टेस्ट आपको बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे, और अगले स्लाइड्स पे चल के जानते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। ह्यूमस क्या है ये आप समझ गए हैं। जंतुओं के, पेड़ पौधे के सड़ने गलने के कारण इनका निर्माण होता है ह्यूमस का।
अब आते हैं अगले स्लाइड्स पे, जो है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी, कछाड़ी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये जनरली नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। क्योंकि जल के द्वारा लाया जाता है इसलिए इसको जलोढ़ कहते हैं। सामने जो इंडिया का मैप दिख रहा है, आप इस मैप में जो कलर्ड पार्ट है ये अंकित कर रहा है जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ मैप से आप देख सकते हैं भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान, ये इसका क्षेत्र है। आप ऊपर देख पा रहे हैं मैदानी भाग और नीचे तटीय भाग। ये चूना तथा पोटेशियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। हम लोगों ने चर्चा किया था जल लेकर के आता है इसलिए इसे जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। जल से लाने के कारण इसे जलोढ़ के नाम से हम लोग जानते हैं। ये मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी होती है, तो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और इसके साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी यहाँ की जाती है। तो ये था जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो मैप में आप लोगों ने देखा। यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और जो तटीय मैदान का इलाका है इसमें जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। चूना और पोटेशियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण यह भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में शामिल है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। ये मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है और इसके साथ साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। आएंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। इसके पहले मैं वो जो बता रहा था आपको कि मॉक टेस्ट वहाँ फ्री में आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप 2 मॉक टेस्ट जो फ्री वाले देंगे वो बिल्कुल आपके सिलेबस और जो एग्ज़ाम के नए पैटर्न है उसके ऊपर आधारित है। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है इसका आपको लाभ वहाँ मिलेगा और जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से आपको एग्ज़ाम लेवल के ही स्टैंडर्ड्स को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं, तो वहीं नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बांगर मतलब जलोढ़ मिट्टी ला करके रखा गया है पिछले वर्षों से और जो पुराना होते जा रहा है उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी आप कह सकते हैं। खादर या नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी का नया रूप होता है ये खादर या नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका जो क्षेत्र है ये आप नीचे मैप में देख पा रहे हैं किस किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार हम लोगों ने देखा, बांगर और खादर। ये मैप के जरिए इंडिकेट किया जा रहा है। ये क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं जो डीपेस्ट ग्रीन वाला क्षेत्र है ये संबोधित कर रही है नई जलोढ़ मिट्टी को और जो ग्रीन है लेकिन इस तरह से डीपेस्ट नहीं है ये इंडिकेट कर रही है बांगर मिट्टी को यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। तो ये क्षेत्र रहा। अगर बीपीएससी की बात किया जाए बिहार स्पेशल तो हम लोग का क्षेत्र जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ज़्यादा पाया जाता है। वैसे भी प्रायः बिहार में जो बारिश होती है उसके बाद बाढ़ टाइप की एक स्थिति बन जाती है। इसमें प्रायः नदियाँ जो है वो नई मिट्टी को लेकर के आती है और मैदानी भागों में छोड़ देती है। तो ये है जलोढ़ मिट्टी का प्रकार और उससे बनने वाले क्षेत्र जिसको अभी हम लोगों ने कवर किया। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे। उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आप इसी ऐप में एक माई कोर्स के अंतर्गत हम लोग कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्द। इसी वीक में हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी 69वीं के प्रिपरेशंस को कराएगी, जहां ये सब वीडियो के साथ साथ कुछ पिक्चोरियल और कुछ रिवीजन करने के मटेरियल्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और भी इस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं जो मैं बताता हूं आपको इस स्लाइड्स के बाद। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे जो है काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ज्वालामुखी विस्फोट, बेसाल्ट चट्टान और फिर काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का जो जनरली जो निर्माण हो रहा है ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है, ये याद रखिएगा। बेसाल्ट चट्टान कैसे प्राप्त होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से। और फिर जब ये चट्टान टूटती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है काली मिट्टी में। ठीक है,
ज्वालामुखी के कारण ऊपर की ओर जो लावा निकलती है ये कन्वर्ट होती है बेसाल्ट चट्टान में, बेसाल्ट चट्टान टूटती है, जो लावा ज्वालामुखी विस्फोट में जो अतिरिक्त पदार्थ अंदर से निकलते हैं अवशेषी पदार्थ बेसाल्ट चट्टान में कन्वर्ट होते हैं और बेसाल्ट चट्टान फिर जब टूटती है तो काली मिट्टी में कन्वर्ट होती है। हाँ, तो इस काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया लावा के निकलने से इसका निर्माण हो रहा है, तो लावा मिट्टी भी इसे कहते हैं, कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं और रेगुड़ मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। इस मिट्टी का काला रंग होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति होती है जिस कारण से इसका रंग काला होता है। क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अगर स्टेट वाइज पूछे तो सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और ये काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था काली मिट्टी से रिलेटेड स्लाइड्स। हम लोग बढ़े अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत जल्द हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो अफोर्डेबल फी में होगा। वहाँ आपको क्लास के जो ऑडियो क्लिप्स है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसमें, डेली बेसिस का न्यूज़पेपर वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा और इसके अलावा स्ट्रेटेजी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है और क्या क्या वो कंटेंट है जहाँ फंसाए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस में फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है या नेगेटिव मार्किंग हो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम लोग उन बिंदुओं पे वहाँ करेंगे चर्चा। वो ऑलमोस्ट अफोर्डेबल फी में आपके लिए होगा अवेलेबल। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो ये सारी फैसिलिटी आपको घर बैठे मिल जाती है। आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। काली मिट्टी हो गया कंप्लीट। अगला हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी के उपयोग को। काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरार पड़ जाती है। तो क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जुताई किया हुआ खेत होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को धारण कर लेता है। सो काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता होती है, धूप पड़ती है तो दरार पड़ जाती है जिस कारण इसे जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। आप यहाँ चित्र में भी देख पा रहे होंगे काली मिट्टी का जो दरार पड़ने वाला जो ऊपर बात कहा गया उसी पर आधारित ये पिक्चर है। आते हैं आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं लाल मिट्टी पर। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस मिट्टी का रंग लाल होने का कारण होता है फेरिक ऑक्साइड। इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है जिसके कारण ये लाल होता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता भी होती है और ये मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में देखने को मिलती है। ये जो नीचे मैप में आपको इंडिकेट किया जा रहा है, मैप का ये जो क्षेत्र रेड कलर से जो इंडिकेटेड है यही लाल मिट्टी का क्षेत्र है। लाल मिट्टी जानी जाती है बाजरे की खेती के लिए और ये लाल मिट्टी जल को सोखने की क्षमता रखती है, इसलिए इसको जलयोजित मिट्टी भी कहते हैं। और जब ये जलयोजित हो जाती है तो यह पीली दिखने लगती है। लाल मिट्टी ही जब जल योजित हो जाती है तो ये पीली दिखने लगती है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका लाल होने के पीछे कारण होता है इसके अंदर पाया जाने वाला फेरिक ऑक्साइड। लोहा और सिलिका की मात्रा इसमें बहुत होती है और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के भागों में मिलते हैं। सबसे अधिक पूछे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। किस खेती के लिए ये उपयुक्त होती है तो बाजरे की खेती के लिए। और लाल मिट्टी ही पीली रूप में दिखाई देती है जब ये जलयोजित होती है, अर्थात जब ये जल को सोख लेती है। सो ये फ्रेंड्स हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाल मिट्टी के बारे में। आप इन सब जो फैक्ट्स है इसके स्क्रीनशॉट्स को रख ले ताकि इससे आपके पास एक डिजिटल नोट्स अवेलेबल हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं लैटराइट मिट्टी पे। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रहा हो और साथ ही साथ में अत्यधिक गर्मी भी पड़ता हो। इसको मखरली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से, लैटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही हो और गर्मी भी ज़्यादा हो।
इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में निक्षालन यानी लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है और मुख्य रूप से ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, उड़ीसा, मेघालय और असम के कुछ हिस्से में देखने को मिलती है। ये जो इंडियन मैप में इंडिकेट किया गया है इन जगहों पे। लेटराइट मिट्टी का अगर पूछे सबसे अधिक विस्तार कहाँ देखने को मिलता है तो ये केरल में देखने को मिलता है। और लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके पास लेटराइट मिट्टी से जुड़े हुए। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही हो और अधिक गर्मी पड़े तो वहाँ लेटराइट मिट्टी मिलेगी। मखरली मिट्टी इसी का एक नाम है। निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। सबसे अधिक देखा जाए तो इसका जो विस्तार है वो केरल में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी का जो प्रयोग होता है ये चाय, कॉफ़ी, इलायची और काजू की खेती के लिए होता है। इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है और मुख्य रूप से ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इन क्षेत्रों की मिट्टी है जो उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में भी फैली हुई है। ये जो ईंट की भट्टी होती है वहाँ हम लोग जनरली इस तरह के पिक्चर्स देखते हैं। तो लेटराइट मिट्टी का ही उपयोग किया जाता है ईंट को भी बनाने में। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और इसमें हम लोग और कुछ मिट्टी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाए तो उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, यही लवणीय मिट्टी कहलाती है। मतलब लवण इंडिकेट कर रहा है नमक को, और जब नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो हो जाएगी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को रेह मिट्टी, कल्लर मिट्टी और उस्सर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जो गुजरात के कच्छ का रण है यहाँ इसका सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है लवणीय मिट्टी का। मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा अधिक हो ये लवणीय मिट्टी कहलाती है। ये प्रायः तटीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगी। तो भारत में अगर इसका जो विस्तार है सबसे ज़्यादा गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है जो कच्छ का रण है। नीचे तस्वीर दिखाई गई है लवणीय मिट्टी की। सो ये है लवणीय मिट्टी के बारे में। अब आते हैं पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलेगा। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा आपको पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। और पर्वतीय ढालों पर सेब और नाशपाती की खेती, चाय की खेती पर्वतीय मिट्टी में ही की जाती है। सो फ्रेंड्स, पर्वतीय मिट्टी से जुड़े ये थे फैक्ट्स। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं डिटेल्स में कुछ और मिट्टी के बारे में। फिलहाल एक क्विक रिवीजन। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पर्वतीय क्षेत्र में ही होगा, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये पर्वतीय जैसे चाय, सेब इत्यादि की खेती के लिए उपयुक्त होता है। अब हम लोग करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी और दलदलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में मृदा की नमी की कमी होती है, यानी नमी नहीं होता है इसमें, और इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी की कमी होती है और इसका विस्तार भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न का उगना संभव नहीं होता है, तो मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है, और दलदली मिट्टी में क्योंकि वनस्पति सड़ रहे हैं तो ह्यूमस की मात्रा हो ही जाती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार देखा जाए तो ये केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो ये थी मरुस्थलीय और दलदली मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी की कमी होती है, जबकि दलदली मिट्टी में अत्यधिक वर्षा वगैरह होता है तो यहाँ ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। अत्यधिक वर्षा होता है, वनस्पति सड़ते गलते हैं, तो इससे दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में है, जबकि मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कभी कभी फ्रेंड्स ये जो बैकग्राउंड्स हैं यहाँ से कुछ आवाज़ आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। सामने तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता ही है, और
जनरली हम लोग जब क्लासेस भी कर रहे होते हैं स्कूल या फिर कोचिंग क्लासेस, तो ये इतना शोरगुल आता है जिसे हम मैनेज कर सकते हैं। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि ये कम से कम आप लोग तक पहुँच सके। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के बारे में। मुख्यतया फसलों को उगाने के लिए जो भूमि का पीएच है ये 6 से 7 होना बेहतर माना जाता है। तो अम्लीय मिट्टी की बात की जाए, मिट्टी में अम्लीयता को कम करना हो तो इसके लिए चूने का प्रयोग किया जाता है ताकि मिट्टी में अम्लीयता कम हो जाए। और मिट्टी में अगर क्षारीयता ज़्यादा हो तो फिर इसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है कि मिट्टी के क्षारीय गुण को कंट्रोल किया जाए। सो अम्लीयता को कम करना है तो चूने का उपयोग, और क्षारीयता को कम करना है तो जिप्सम का उपयोग करते हैं। जनरली जो फसलों को उगाने के लिए जो मिट्टी होता है उसका पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए, ये बेस्ट माना जाता है 6 से 7 का होना। सो ये है फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं मिट्टी, और उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी टाइप के, उन सबको कवर करने का प्रयास हो रहा है। हम लोगों ने मिट्टी के 8 प्रकार को देखा, फिर भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाली 4 प्रकार की मिट्टियों को देखा, और अभी जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स के आधार पे अम्लीय और क्षारीय मिट्टी होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मिट्टी की अम्लीयता कम करना हो तो चूने का उपयोग किया जाता है, जबकि क्षारीयता को कम करना हो तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, और हम लोग देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है? तो अभी हम लोगों ने किया था, ये हो जाएगा डी 8। भारत की जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है कौन सी होती है? यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करें इसके पहले एक आग्रह है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ना आप आंसर बिल्कुल बताइए। इसलिए अभी जो होगा ना, अभी से जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आंसर के बीच में थोड़ा गैप रखा जाएगा ताकि आप उसको बता सकें। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ होती है। इसी तरह से भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार होता है? आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है, जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट। तो ये आप जानते होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस तरह से जब हम उसके आंसर्स को लिख देते हैं ना, तो वो एक प्रकार का रिवीजन भी हमारा हो जाता है, या कुछ डाउट रहे तो क्लियर हो जाता है। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का और क्या नाम से जानते हैं? खादर, बांगर, कल्लर, रेगुर। तो आप ये जानते हैं खादर होगा, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बी बांगड़। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? एपीएफसी 2015 और एसएससी 2017। यूपीएससी के अंतर्गत होता है एपीएफसी का एग्जाम, उसमें, और एसएससी में पूछा गया है। अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में, अवरोही क्रम में बताना है। ऑप्शन देखते हैं, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट। जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। लाल जलोढ़, काली लेटराइट, और काली जलोढ़, लाल लेटराइट। तो घटते क्रम में करना है। सबसे अधिक जलोढ़ पाया जाता है, तो ये तो श्योर है कि ए और बी में से ही कुछ होगा। अब जब हम लोग देखते हैं इसको, तो जलोढ़ के बाद जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, ये सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एसएससी 2013 और 2016 दो बार पूछी गई है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली, लाल, चिकनी, लेटराइट। कपास की खेती करनी है तो फिर काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ए। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगहों पे। तो काली मिट्टी को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है और लावा से बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? ऊपर वाले ही सेम क्वेश्चन है। लेटराइट, काली, लाल और जलोढ़। तो अभी हम लोगों ने देखा था काली मिट्टी का विस्तार, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसाल्ट लावा के टूटने से बनती है। सही उत्तर हो जाएगा बी, काली मिट्टी। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे और देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने के पीछे एक उद्देश्य ये भी होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? एमपीपीसीएस 2014 में है, काली मिट्टी हो जाएगी ये। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? बीपीएससी 2001 और एसएससी 2015 के क्वेश्चन हैं। तो मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। जबकि क्षारीयता कम करना हो तो जिप्सम मिलाएंगे। निम्नलिखित में
से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? जलोढ़, काली, लैटराइट और लाल मिट्टी। यूपी पीसीएस 2015 का प्रश्न है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था कि ईंट के भट्टे के रूप में ईंट के भट्टी के पिक्चर के साथ हम लोगों ने देखा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटराइट मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट और लाल मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, लैटराइट मिट्टी।